हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जीएस विद प्रेम की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कल किसी कारणवश हम क्लास लेकर नहीं आ पाए करंट की, तो आज हम फिर आप लोगों के बीच में करंट की क्लास लेकर हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की करंट क्लास से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माइंड मैप के माध्यम से यहाँ पर करंट की क्लास हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से कराई जा रही है। इसमें आपको महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर देश विदेश की खबरें होती हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे पहले सवाल से। तो पहला सवाल है कि एआई से तैयार कंटेंट को सोशल मीडिया के मंचों से कितने घंटे के अंदर हटाने का निर्देश दिया गया। जी हाँ, हाल ही में आईटी एक्ट 2021 के तहत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि इस समय जिस तरह से एआई का दुरुपयोग हो रहा है बड़े पैमाने पे, उसी के मद्देनज़र यहाँ पर सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अगर एआई का दुरुपयोग हो रहा है तो उस कंटेंट को, पहले क्या होता था कि 36 घंटे के अंदर हटाने का निर्देश था, लेकिन अब यहाँ पर इस एक्ट में संशोधन करके इन्हें 3 घंटे, जी हाँ 3 घंटे के भीतर किसी भी जो ऐसे भी कंटेंट जो हानिकारक हों या नुकसानदायक हों या कुछ ऐसी जो किसी को मतलब आहत करते हों, तो ऐसे कंटेंट को 3 घंटे के अंदर हटाने का निर्देश दिया गया है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। तो एआई से तैयार कंटेंट को सोशल मीडिया के मंचों से 3 घंटे के अंदर हटाने का निर्देश दिया गया है। और पहले 36 घंटे का ये पहले 36 घंटे में हटाने का निर्देश था। संशोधित आईटी एक्ट 2021 के तहत अब एआई जनित सामग्री स्पष्ट और प्रमुख लेबल लगाना अनिवार्य होगा। जी हाँ, यहाँ पर अब आईटी एक्ट 2021 के तहत एआई जनित जितनी भी सामग्री उस पर स्पष्ट और प्रमुख लेबल लगाना अनिवार्य होगा। ये बदलाव जो है 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे। जी हाँ, ये बदलाव जो है 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे। इनके उद्देश्य की बात करें तो डीप फेक, भ्रामक सूचना और गैर सहमति से साझा की जाने वाली सामग्री पर नियंत्रण लग सकेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय एआई का दौर चल रहा है और एआई का दुरुपयोग बड़े पैमाने पे किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि कई लोगों की गलत इमेज लगा देना, गलत पिक लगा देने से, डीप फेक के माध्यम से भी ऐसा कई हस्तियों के साथ हुआ। तो इस तरह की तमाम घटनाएं देखने को मिल रही हैं। उसी के मद्देनजर देखते हुए यहाँ पर सरकार ने बहुत बढ़िया फैसला लिया है और इस पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए आने वाले समय में जो ऐसे ऐसा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बहुत अच्छा फैसला है कि अब किसी भी कंटेंट को, क्योंकि किसी का क्या होता है कि कभी कभी कोई चीज़ गलत लगा के कोई वीडियो वायरल हो जाती है, कोई ऐसी मतलब गलत वीडियो बना के एआई के माध्यम से, तो वो उसको हटने में थोड़ा टाइम लग जाता था। जैसे 36 घंटे का टाइम था तो बहुत लोगों के पास पहुँच जाता था, उसकी इमेज ख़राब हो जाती थी, छवि उसकी बिगड़ जाती थी। अब क्या है कि अब 3 घंटे का टाइम है तो 3 घंटे में ज़्यादा लोगों के पास पहुँचते तब तक वहाँ पर सोशल मीडिया से वो कंटेंट हट जाएगा। तो इस तरह का ये फैसला जो है अच्छा ही है। लेकिन सभी से निवेदन है कि एआई का दुरुपयोग बिल्कुल ना करें और एआई किसी भी चीज़ के तथ्य को जाने बिना उस पर आप कोई रिएक्ट ना किया करें। तो चलिए हम लोगों ने पहला सवाल देखा, अब हम लोग चलेंगे आज के दूसरे सवाल। दूसरा सवाल, जी हाँ दूसरा सवाल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि हमारे देश से जुड़ा हुआ है। इस समय जैसे कि जानते हैं कि लोकसभा का सदन चल रहा है और यहाँ पर चौथी बार, जी हाँ चौथी बार में किसी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। जी हाँ, हाल ही में किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो यह अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के खिलाफ। जी हाँ, ओम बिरला जो है लोकसभा स्पीकर जी हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। विपक्षी दलों ने उन पर पक्षपात का आरोप लगाया। जी है, उन्हें न बोलने का आरोप लगाया, क्योंकि बहुत हंगामा हो रहा है। इस समय जान ही रहे हैं कि पूरे सदन में तमाम चीज़ चर्चा में, जैसे कि एपस्टीन फाइल हो गई, उसको लेकर चर्चा में रहती है। बजट भी इसी बीच में जारी हुआ, उसको भी लेकर होती है। एक बुक है जिसको लेकर राहुल गांधी जी तमाम कई बार उसी को लेकर हमेशा भाषा बहस होती रहती है संसद में। जो नरावने जी की एक बुक है जो अभी कुछ क्या नाम है वो पब्लिश नहीं हुई है, उसी को लेकर तमाम चर्चाएं होती रहती हैं। तो इन्हीं सब वजहों से वहाँ पर यही सब बोलने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को, मतलब विपक्षी दलों ने उनके पक्षपात का आरोप लगाया और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। आइए हम अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जानेंगे। यह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रावधान करता है और
पद से हटाने हेतु 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। जी हाँ, पद से हटने के पूर्व ने 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। और 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। जी हाँ, 50 सदस्यों का समर्थन इसमें आवश्यक होता है। और आगे देखेंगे, यदि अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ये हमारे एग्जामों में, बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। यदि अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे, लेकिन बहस में बोलने का अधिकार, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, प्रथम मतदान में वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन अंतिम अगर निर्णायक मतदान देना हो तो वहाँ पर वो मतदान नहीं करेगा। ये चीज़ आपको पॉइंट नोट करनी है। यह हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि अगर अध्यक्ष को हटाने का मामला विचाराधीन हो तो क्या वह मतदान दे सकता है। ऐसा होगा, निर्णायक मत देने के आधार पर वह मत नहीं देगा। वैसे तो प्रथम मतदान में दे सकता है, लेकिन निर्णायक मत अगर होगा, जहाँ पर फैसला होना होगा उसके मत से, वहाँ पर वो मतदान नहीं कर सकेगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, लोकसभा स्पीकर को सदन के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, और यह केवल लोकसभा में लागू है, राज्यसभा में नहीं। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। यह केवल लोकसभा में लागू है और राज्यसभा में नहीं। अगला हम लोग देखेंगे, अगला है कि लोकसभा भंग होने पर अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं। जी हाँ, लोकसभा भंग होने पर भी अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कोई नया अध्यक्ष नहीं बन जाता। जी हाँ, जब तक कोई नया लोकसभा अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता तब तक लोकसभा जो है अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं, और इस्तीफा जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। जी हाँ, लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। जी हाँ, अगर और लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो सदन के सबसे वरिष्ठ जो है उसकी सदन की जो अध्यक्षता कर सकता है उनको अपना इस्तीफा देते हैं। ऐसा, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया। और अब तक 3 बार, जी हाँ, 3 लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे। पहला, जी हाँ, हमारे पहले जो थे लोकसभा स्पीकर गणेश वासुदेव मावलकर जी, 1954 में उनके खिलाफ लाया गया। फिर 1966 में हुकुम सिंह के खिलाफ लाया गया। फिर 1987 में बलराम जाखड़, जी हाँ, बलराम जाखड़ के, ये 3 ऐसे लोग थे जिनके खिलाफ अभी तक अविश्वास प्रस्ताव लाकर इनको हटाया गया है। तो इस से आप लोग याद रखेंगे। और बाकी चौथी बार हमारे वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो यहाँ हमने अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित और तथा लोकसभा स्पीकर से संबंधित सारे तथ्य जान लिए। और लोकसभा स्पीकर की बात करें तो ये आर्टिकल 93 में उल्लेखित है। इसे अभी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोग देख लिया, लोकसभा स्पीकर के बारे में सारे तथ्य जान लिए जो भी इंपॉर्टेंट थे। तो अब चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। जी हाँ, चौथा सवाल देखेंगे, आज का तीसरा सवाल। जी हाँ, तीसरा सवाल देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 11 फरवरी को मनाया जाता है। जी हाँ, 11 फरवरी को ईवन ने इस दिन को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, जिसे स्टेम बोला जाता है, कि क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय महिला विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसे ईवन ने 2013 से शुरू किया, जिसमें 31%, इसमें अगर इसकी रिपोर्ट की बात करें तो इसमें 31% शोधकर्ताएँ महिलाएं शामिल हैं, 22% AI से संबंधित शामिल हैं, 46% युवा महिलाएं उच्च शिक्षा से संबंधित हैं, तथा 35% जो हैं विज्ञान विषय में स्नातक कर रही हैं। तो इस तरह ये आपकी महिलाओं की भागीदारी हो गई, क्योंकि वर्तमान समय में इन क्षेत्रों में, स्टेम के क्षेत्र में इतनी प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है। तो इसे आप लोग याद रखें। सबसे ज़्यादा बात करें तो युवा महिलाएं जो शिक्षा के लिए हैं, तो 46% सबसे ज़्यादा इसमें भाग ले रही हैं। थीम की बात करें इसकी, तो यहाँ पर थीम की बात करें तो सिनराइजिंग AI, सोशल साइंस, स्टेम एंड फाइनेंस, बिल्डिंग इंक्लूसिव फ्यूचर्स फॉर द वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये इसका थीम हो गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला बाल विकास विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 11 फरवरी को। ईवन के द्वारा 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी, और इतने % जो है महिलाओं की भागीदारी इसमें है। अगला हम लोग देखेंगे, आज का चौथा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे एग्जाम के लिए। तो चौथा सवाल है कि करप्शन इंडेक्स, जी हाँ, भ्रष्टाचार इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना है। जी हाँ, इसमें भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान इसमें 91वां स्थान। जी हाँ, पहले 96 था, अब 96 से सुधार करके भारत 91वें स्थान पर पहुँच गया है। जी हाँ, यहाँ तो भारत के 5 अंकों की सुधार हुआ है। और करप्शन इंडेक्स की बात करें तो इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। जी हाँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें जो है 0 से 100 अंकों के आधार पर सबसे स्वच्छ और पारदर्शी शासन व्यवस्था के आधार पर रैंक तय होती है। जी हाँ, इसमें 100 अंकों के आधार पर सबसे स्वच्छ और पारदर्शी शासन व्यवस्था के आधार पर रैंक तय होती है। इसमें टोटल 182 देश शामिल थे। भारत की रैंक की बात करें तो भारत 39 स्कोर के साथ 191वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क जो है 89 अंकों के साथ पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर सिंगापुर, तीसरे पे न्यूजीलैंड तथा चौथे पे नॉर्वे रहा है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे।
सबसे कमज़ोर की बात करें तो सबसे अंतिम स्थान पे हमारा दक्षिण सूडान था, जो कि 9 स्कोर के साथ 181वें स्थान पे था। वहीं सोमालिया 9 अंकों के साथ 180वें स्थान पे रहा है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि सबसे आखिरी पायदान पे हमारा दक्षिणी सूडान रहा, जो कि 9 के स्कोर के साथ 181 स्थान पर रहा है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे दीर्घकालिक सुधार में अगर बात की जाए तो एस्टोटेनिया। जी हाँ, दीर्घकालिक सुधार का मतलब किस देश ने सबसे महत्वपूर्ण सुधार किए, बहुत अच्छा सुधार किया। तो इसमें एस्टोनिया जो है वो 76 से 12वें रैंक पर आ गया। जी हाँ, 76 रैंक से 12वें रैंक पर आ गया। बहुत ही व्यापक सुधार इसने किया। वहीं भूटान ने भी 71वें रैंक से 18 रैंक पर आया है। ये भी बहुत अच्छा सुधार किया है। वहीं साउथ कोरिया की बात करें तो 63 से 31वें स्थान पे आ गया। तो ये इन 3 देशों ने दीर्घकालिक सुधार करते हुए अपने रैंक में बहुत अच्छा सुधार किया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ आपने देख लिया कि यह जो रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है, और इसका आधार जो है सबसे स्वच्छ और पारदर्शी शासन व्यवस्था के आधार पर किया जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसमें भारत का स्थान क्या है, 91वां। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब चलेंगे आज के अगले सवाल पे, 5वां क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, 5वां क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश ने पेश किया बजट 2025-26। जी हाँ, कल उत्तर प्रदेश ने अपना बजट पेश कर दिया है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और इसके बारे में थोड़ा की पॉइंट जानेंगे। बाकी तो बजट के बारे में सब लोग जान ही चुके होंगे। उसका धीरे नोट्स जो है टेलीग्राम में हमारे शेयर कर दिया गया है। तो यहाँ हमने देखेंगे कि जो है इस बार का जो बजट है 9.13 लाख करोड़। जी हाँ, 9.13 लाख करोड़ का बजट है। पिछले वर्ष की तुलना में 12.2% अधिक है। जी हाँ, अब तक का सबसे बड़ा बजट है। जी हाँ, पिछले वर्ष की तुलना में 12.2% अधिक है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 10वीं बार बजट पेश किया। जी हाँ, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 10वीं बार बजट पेश किया। और राजकोषीय घाटा जो है हमारी जो 16वें वित्त आयोग के आधार पर जो राजकोषीय घाटा तय किया गया है 3%। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। 16वें वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं, उसके आधार पर राजकोषीय घाटा जो है 3% तय किया गया। शिक्षा के क्षेत्र की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा 12.4% कुल बजट, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, कृषि के क्षेत्र में 9% यहाँ पर दिया गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में 12.4, कृषि के क्षेत्र में 9%, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6% यहाँ पर कुल बजट का दिया गया है। प्रत्येक महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो प्रत्येक जिले में महिला कौशल विकास केंद्र की स्थापना होगी। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। प्रत्येक जिले में महिला कौशल केंद्र की स्थापना होगी। और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट थे थोड़े बहुत, उसको हमने यहाँ डिस्कस किया। बाकी बजट के बारे में तमाम चीज़ें हैं ऐसी जो आपको जाननी जरूरी है, और आपको अलग PDF के माध्यम से टेलीग्राम पर चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ये सब है कि हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ऐसे सब की पॉइंट। तो इसे आप लोग थोड़ा ऊपर का याद रखिए। अगला देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। जी हाँ, आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आखिरी क्वेश्चन है आज का। तो लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है कि दिल्ली सरकार ने बालिकाओं के लिए शुरू किया लखपति बिटिया योजना। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने हाल ही में बालिकाओं के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू की है। और इसकी शुरुआत जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। इसमें क्या है, 56,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी जन्म से लेकर शिक्षा के विभिन्न चरणों तक। जी हाँ, 56,000 की वित्तीय सहायता जन्म से लेकर शिक्षा के विभिन्न चरणों तक दी जाएगी। स्नातक के बाद लाभार्थी को 1 लाख तक की राशि उसे आवंटित की जाएगी। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि वह 56,000 जो है यह शुरू जन्म से लेके मतलब जो 12 तक की परीक्षा रहेगी वहाँ तक इसकी आवंटित की जाएगी। लेकिन जब वह ग्रेजुएट करेगी या स्नातक करेगी तो वहाँ पर उसे उसकी राशि जो है कुल टोटल 1 लाख तक पहुँचा दी जाएगी। तो यहाँ पे इसे आपको याद रखना है कि दिल्ली सरकार ने बालिकाओं के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू की है। तो ये हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। उसमें वित्तीय सहायता जो होगी 56,000 होगी, जो कि जन्म से लेकर शिक्षा के विभिन्न चरणों तक होगी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला तो इस तरह आज का करंट अफेयर का क्लास खत्म हुआ। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। और आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर करें। और अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि हैंड रिटन के माध्यम से आपको यहाँ पर नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। और आपको करंट की नोट्स भी किस तरह की बनानी है आपकी शॉर्ट में तो इस ऐसे भी आप इसे देख सकते हैं। इस तरह अपने नोट्स को आप बना सकते हैं इसी फॉर्मेट में, और कम शब्दों में आप ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड करके अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं इसी फॉर्मेट में। तो आपको आप करंट की अगर क्लास बनानी है तो इसी फॉर्मेट में आप अपना करंट का क्लास बना सकते हैं माइंड मैप के माध्यम से। चलिए, आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग अपने राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी करंट की क्लास है जो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय।